मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि जिस वक्त हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं अपनी अपनी फोर्स से, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वापस, जैसे एक बॉल को ऊपर उछाला जाता है तो वो वापस जमीन की तरफ आता है, और वो जिस स्पीड से नीचे आता है, अगर उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसको अगर हम नोट करें तो वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से होती है, यानी बड़ी क्विकली आता है। लेकिन जब हम एक बहुत ऊंची इमारत में चढ़ जाते हैं, फर्ज करें एक बहुत ऊंची इमारत पे, ठीक है, और अब यहाँ से मैं एक ऑब्जेक्ट को या एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ, इस तरह से हॉरिजॉन्टली थ्रो करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से पहले मूव होता हुआ फिर ग्रेविटी इसके ऊपर आस्ता आस्ता आस्ता, यानी एक हाइट पर हमने देखा कि जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, यानी कम फोर्स लग रही होती है। फिर जैसे जैसे वो चूंकि अपनी तरफ तो जमीन मुसलसल खींचे, तो एक वक्त आता है कि ऑब्जेक्ट फिर जमीन की तरफ तेजी से आ जाता है। तो ये तो बात हमें समझ में आती है। फिर अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम एक खास और बुलंदी पे चले जाएं, इतनी बुलंदी पे चले जाएं कि अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर असरअंदाज करे वो इतनी ना हो कि वो इसे वापस जमीन पर लाए, यानी एक हम खास हाइट पे आ जाते, चले मैं इसे एच हाइट कह देता हूँ, और अब हम बहुत एक बुलंदी पर हैं, और अब अगर इस बुलंदी से इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, यानी जमीन इसको खींचेगी, और वो फोर्स जो कि जमीन इस पे लगा रही होगी बेसिकली वो इसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करी, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जबकि एक्शन एंड रिएक्शन के हवाले से अगर न्यूटन्स के लॉ ऑफ जो हमारे पास है मोशन उनको अप्लाई किए थे थर्ड लॉ को, तो फिर उतनी ही मैग्नीट्यूड में, जितनी मैग्नीट्यूड में फोर्स जमीन इस पे लगा रही है नीचे की तरफ, उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ जो रिएक्शन फोर्स जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा, तो ये बैलेंस्ड हो जाएंगी। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है? बेसिकली ये मूव कर रहा है जो कि हम ये कह सकते हैं इनके मैसेस का डिफरेंस था, यानी जो सैटेलाइट और जमीन के मैस का डिफरेंस है। अब उससे भी तो एक हमने हम ये बात पढ़ी थी न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो प्रोड्यूस करती है एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट जमीन पर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा और जमीन उसके ऊपर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब मैसेस का मुकाबला यहाँ पे, मैसेस में अगर हम देखें तो मैस ऑफ द सैटेलाइट छोटा है और मैस ऑफ द अर्थ बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब कि फिर एक्सलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करा देगी जमीन इसमें, और फिर इसी वजह से एक्सलरेशन की डायरेक्शन हमने देखा था सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो इसका मतलब कि जो जमीन इसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस करा रही है बेसिकली वो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है, और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो जिसको मैंने कहा था कि जो जमीन इस पे फोर्स लगा रही बेसिकली वही फोर्स इसमें एक्सलरेशन भी प्रोड्यूस कर रही है। और वो एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात भी हमें यहाँ पे कंप्लीटली समझ आ जाती है कि किस तरह से वो होते बिल्कुल बराबर ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैसेस का डिफरेंस है। तो फिर एक बॉडी इस तरह से रिवॉल्व करना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली ये बॉडी जो कि जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, जो कि हमने खुद इसको भेजा जमीन से एक हाइट पर, ये आर्टिफिशली है, यानी हमने एक कुदरती तौर पर नहीं है। कुदरती तौर पर अगर हम देखें तो एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, जैसे हम चांद को देखते हैं। अब बिल्कुल वर्क यही हो रहा है, चांद जमीन के गिर्द इसीलिए रिवॉल्व कर रहा है कि चांद का मैस जमीन के मैस से कम है, 6 गुना कम है या उससे भी ज्यादा कम है। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर इसका मैस उससे कम है तो जाहिर बात है कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, और फिर वही बात कि जमीन क्या मैस ज्यादा होने की वजह से ये एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस करा देगी चांद में, जबकि जमीन जो है जमीन में भी ये कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी एक्सीलरेशन नहीं होती कि वो हमें बज़ाहिर महसूस हो कि जमीन एक्सीलरेट कर रही है। तो फिर इस तरह से अगर हम देखें तो जमीन अपने एक्सिस के गिर्द तो रिवॉल्व कर रही होती है, लेकिन जो चांद है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व करता है, और साथ में जमीन के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये ऑर्बिटल इसका मोशन है, यानी एक सर्कुलर मोशन है, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब ये बातें जब हमें समझ में आती हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजा जाता है जी सैटेलाइट्स में, जैसे आपको ये नजर आ रही है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और इसमें बेसिकली ये जैसे एक एंटीना काम करता है, टीवी का एंटीना, जिसको अगर हम एक बहुत ऊंची हाइट पर रखते हैं तो हम इससे दूर दूर के सिग्नल खींच सकते हैं। यानी हम बुलंदी पे रखने का मकसद यही होता है कि जैसे हम बुलंदी पे हम खुद चढ़ जाएं तो हमें दूर दूर से चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एक बुलंदी पर ले जाया जाता है, और फिर इसको यानी इस पे हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट को आप जब एक हाइट पे लेके जाते हैं तो अगर जमीन से कम हाइट पे लेके जाएंगे, यानी इतनी हाइट पे ले जाएंगे कि ये रिवॉल्व करना शुरू कर दे, तो जो सबसे लीस्ट हाइट पर होगा ऑब्जेक्ट
वो तेजी से, यानी उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन वो बहुत तेजी से अपना जमीन के गिर्द चक्कर कंप्लीट कर लेगा एक। लेकिन जो थोड़ा दूर हाइट पे, ऊंची और हाइट पे चला जाएगा, उस वो भी जमीन के गिर्द चक्कर कंप्लीट करेगा, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो पहले वाले ऑर्बिट वाले, जो हमने अभी सैटेलाइट की बात की, ऑब्जेक्ट की स्पीड से उससे थोड़ी स्लो हो जाएगी, यानी वो देर में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा। इसी तरह अगर हम चांद की बात करें, जो कि एक नेचुरल हम कह सकते हैं एक सैटेलाइट है, तो वो जो जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है वो 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। यानी ये अगर हम देखें तो हमें, जब हम इस्लामिक ईयर्स की मंथ्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये 29 या 30 डेज का होता है। अब वो इस वजह से होता है कि जी हमें चूंकि जब रिफ्लेक्शन होती है, यानी सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है और चांद से रिफ्लेक्ट करके हमें नजर आती है, तो हमें चूंकि उस वक्त चांद जब अपना वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वो उस पोजीशन पे आ जाता है हमसे कि हमें जब उससे रिफ्लेक्ट करके सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके हम तक आती है, तो वो हम पर कोई इमेज नहीं शो करता, यानी हमें चांद बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा होता उन दिनों। और हमें उसी दिन नजर आता है जब वो एक खास उसका पोर्शन जो है वो इतना ब्राइट होता है कि हमें उसका कोई, हमारी आंख से वो इमेज नजर आए, यानी एक प्रोमिनेंट इमेज नजर आए, जो कि एक बिल्कुल एक फिजिक्स में अगर हम देखें तो इसके हमें रीजन मिलते हैं। और फिर हमें वो चांद बारीक सा नजर आता है, तो हम कहते हैं कि वो जो है वो चांद, यानी इस दफा 29 डेज का मंथ है या 30 का। तो इस तरह से ये बातें भी हमें पता चलती हैं। और फिर हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, अगर उनको यानी खास हाइट पे भेजा जाए, तो वो फिर जमीन के गिर्द जिस स्पीड से मूव करना शुरू कर देती है, यानी अगर मैं स्पीड का एक रिलेशन यहाँ पे निकालूं, तो मैं जानता हूँ कि ग्रेविटी तो जमीन की, यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो तो हर हाइट पे एक्ट कर रही है, यानी वो बात अलग है कि वो कम 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 होती जा रही है। अब ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है भी तो ग्रेविटी ही की वजह से रिवॉल्व कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट का अगर मैस m1 है, जबकि मैस ऑफ द अर्थ कैपिटल M है, या E भी कर लेते हैं साथ में, और ये एक खास हाइट पर है जिसे मैं एच हाइट कह देता हूँ, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे शो भी की है। तो हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है जी सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो क्या होता है जी, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि m1 है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द, यानी जहां से फोर्स लगाई जा रही है, तो फोर्स जमीन लगा रही है अपनी सेंटर से, और ऑब्जेक्ट का सेंटर से और जमीन के सेंटर तक का जो फासला है, वो अगर हम देखें तो पहले तो हम रेडियस कवर करेंगे अर्थ का आर, और फिर जितनी बुलंदी पर है हाइट कवर करेंगे, तो आर प्लस एच आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है जी। ये बात तो हमें समझ में आती है। फिर साथ में हम ये जानते हैं कि इस वक्त एक ऑब्जेक्ट का अगर मैस m1 है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी असरअंदाज हो रही है, जिसे मैं g हाइट h पे कह देता हूँ, जो कि जितनी भी होगी तो सही, हम इसे कहते हैं। फिर इस हिसाब से इस पे जो फोर्स इस वक्त लग रही है, यानी जिसे मैं वेट कहता हूँ, बेसिकली मैं वेट कहूंगा इस फोर्स को, जिसे हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहेंगे, जो कि वही फोर्स है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं, यानी जो कि जमीन अट्रैक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट को, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो है, यानी उसको हम अब वेट की सेंस में बात कर रहे हैं, जो कि m1g h आ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें, बराबर करें, तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाता है वो m1g h जो है वो इक्वल टू आ जाएगा m1v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप m1 से दोनों तरफ डिवाइड कर लें, यहाँ भी और यहाँ भी m1 से, तो ये m1 इस m1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से m1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा, अगर हम चलें उसे अब लिख लें, तो हमारे पास g h, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, v स्क्वायर ओवर r प्लस h, ठीक है। अब r प्लस h को इधर आकर gh से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो हमारे पास v स्क्वायर, यानी मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी साथ ही लगा रहा हूँ जी, r प्लस h इंटू जी एच आ जाएगा, नहीं हाइट, जो हाइट पे उसकी उस वक्त जो है वो भी जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जो कि आप इसके थॉरली लेक्चर देख सकते हैं कि हम कैसे ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू हाइट पे निकाल सकते हैं। इसका एक बकायदा मैंने फार्मूला ड्राइव किया था, वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आप जी एच जो भी स्पेसिफिक हाइट पर ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हाइट है। अब नॉर्मली जो यानी कैलकुलेशन जब की जाती है, आर की वैल्यू जो आप जानते हैं 6.4 इंटू 10 पावर जो है वो हमारे पास 6 जो है वो मीटर्स में आती है, और फिर हाइट जो भी है स्पेसिफिक। तो हमने देखा कि जो एक ऑर्बिट में एक बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है नॉर्मली, वो 3.87
किलोमीटर का फासला 1 घंटे में, सॉरी 1 सेकंड में कवर कर रही होती है पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है। और अगर हम इस सैटेलाइट को एक खास हाइट पे भेज दें कि ये अपना एक चक्कर 24 आवर्स में कवर करे, तो फिर हमें ये सैटेलाइट कांस्टेंट नजर आती है, यानी हमें लगता है ये एक ही जगह पे रुकी हुई, चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी सेम हो जाती हैं और इससे कम्युनिकेशन का प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है।